सभी को नमस्ते। मैं रंजीत सिंह। आई वेलकम यू ऑल इन दिस डेमो क्लास ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस ICET 777। तो आज हम चैप्टर 4 की एक डेमो क्लास ले रहे हैं जो कि है प्रोजेक्ट स्टेजेस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेलिंग से समझ लें। प्रोजेक्ट कहते कैसे हैं? प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक नई फैक्ट्री बनना, हाईवे बनना, ब्रिज बनना, रोड बनना एंड एटसेट्रा। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन फेज इंश्योरेंस, जैसे प्रोजेक्ट इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्ड प्लानिंग कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, हम वो पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग और जितने भी डिटेल स्टेजेस आते हैं उसमें वो हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है नीड फॉर द प्रोजेक्ट, फीजिबिलिटी स्टडी, डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग। नंबर 4 कॉल फॉर टेंडर। नंबर 5 अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लैंड एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड साइट एक्टिविटीज। और लास्ट है हमारा डिफेक्ट्स एंड लाइबिलिटीज। बोर्ड में जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने डिफेक्ट्स एंड लाइबिलिटीज छोड़ दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला नीड फॉर प्रोजेक्ट। आखिर हमें किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही क्यों है? तो जाहिर सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या फैक्ट्रीज़ हैं तो वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नई फैसिलिटीज़ अप्रूव करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आती हैं, कुछ नई मशीन्स इंस्टॉलेशन वगैरह लेकर आती हैं, नई टेस्टिंग होती है। जैसे कि इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या मतलब है और कैसे क्या। आज टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। हमने भी कभी उम्मीद नहीं की होगी कि ऑनलाइन हम पढ़ रहे होंगे या कभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, पर आज पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। देन ये प्रोजेक्ट्स में आखिर होंगे क्या क्या? तो इसमें प्रोजेक्ट्स में हो सकता है रेलवेज, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ऑयल माइनिंग, टनलिंग, पाइपलाइंस डलना, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन। एक वाटर पाइपलाइन तो हम सभी लोग सुन रहे होंगे, हर घर नल से जल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। देन सेकंड स्टेज पर हम आते हैं फीजिबिलिटी स्टडी। तो फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है? फीजिबिलिटी का मतलब होता है कितना फीजिबल है, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें कि आखिर ये फीजिबिलिटी स्टडी कौन करेगा, ठीक है? ओके। तो फीजिबिलिटी स्टडी वो करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड के, समझ रहे हैं। और इससे हम क्या क्या निकालेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली पॉसिबल है या नहीं, फिजिकली पॉसिबल है या नहीं, एनवायरमेंटली ये पॉसिबल है या नहीं। लेट अस सपोज कि हमने तो मेरे मन में मैंने सोच लिया कि मैं चांद तक एक पाइपलाइन बनाना चाहता हूँ ताकि डायरेक्ट चांद की यात्रा हो जाए, पर ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना इकोनॉमिकली पॉसिबल है। तो हमें ये भी चेक करना होता है कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो ये फीजिबिलिटी स्टडी से पता लगता है कि हमारा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। देन फीजिबिलिटी स्टडी में हमें और भी कई सारी चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि साइज़ क्या होगा प्रोजेक्ट का सॉरी, स्कोप क्या रहेगा, इससे रिटर्न कितना हमें मिलेगा और क्या पब्लिक को, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा आखिर इससे होगा। ऐसा तो नहीं कि हम बना दें और कुछ फ़ायदा ही नहीं हो। जैसे कई बार आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स में भी देखते हैं कि इन सरकारों की इन गलती की, लाखों करोड़ों रुपए गलती करने की वजह से ये एयरपोर्ट बेकार चला गया, ये स्टेशन पे कोई नहीं आता है, समझ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि उसका रिटर्न भी आना चाहिए, कि अगर एक हाईवे बन रहा है तो उससे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे कुछ नहीं मिल रहा हो। देन थर्ड स्टेज पे हम आते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसमें पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, कई सारे कंसल्टेंट्स होते हैं। इसमें हमारा इंश्योरेंस का भी काम होता है, खास करके इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना एक रिस्क मेजर प्रोवाइड कराती हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको, या जो प्रिंसिपल अथॉरिटी होती है उनको, कि आखिर आप लेट अस सपोज अगर किसी घर में एक फायर अलार्म होगा या एक बगलरी अलार्म होगा तो उनको प्रीमियम कम मिलेगा। ये हम सभी ने, ज़्यादातर लोगों ने S01 में पढ़ा भी होगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस में, कि इससे प्रीमियम वगैरह कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये 2 टर्म्स ज़रूर बताना चाहूँगा, प्रिंसिपल एंड कॉन्ट्रैक्टर। हालांकि इसका बहुत यूज़ होना है तो बेहतर है कि हम आज ही समझ लें। प्रिंसिपल वो अथॉरिटी है जो प्रोजेक्ट्स देगा। ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये गवर्नमेंट ही होता है, जैसे एयरपोर्ट्स बनवाना, बिल्डिंग्स बनवाना, बहुत कुछ करवाना। और कॉन्ट्रैक्टर्स वो लोग हैं जो ये काम करते हैं, ओके। कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट डिसाइड की जाती है, एक फ़ीस डिसाइड की जाती है, जैसे सर्वेयर लोगों की है कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, आपको ये काम करना है, जैसे टेंडर्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है। देन डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग, आई थिंक सबको थोड़ा बहुत ओवरव्यू लग गया होगा। अब हम आते हैं कॉल फॉर टेंडर पे। जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर ली गई
कि आखिर क्या बनना है, कैसे बनना है। देन हम इस पर आते हैं कि टेंडर, हाँ DPR में यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट प्लानिंग में एक काम और होता है, यहाँ लैंड एक्विजिशन भी इस स्टेज पे ही स्टार्ट हो जाता है। हम सभी ने कई बार न्यूज़ में ये पढ़ा होगा कि भूमि अधिग्रहण चल रहा है सरकार लैंड एक्वायर कर रही है क्योंकि हाईवे बनना है या रेलवे का स्टेशन बनना है या पोर्ट बनना है, तो वो इसी स्टेज में होता है। MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि DPR की स्टेज में, सॉरी किस स्टेज में आखिर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो DPR की स्टेज पे ही लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लॉजिकली हम सोचें कि फिजिबिलिटी स्टडी जब हो गया तो मतलब तो साफ दिख गया ना कि हाँ प्रोजेक्ट फिजिबल है, यानी कि काम हो सकता है, तो DPR में लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। देन कॉल फॉर टेंडर पे आते हैं। तो टेंडर पे हम कॉल तब करते हैं जब हमें ये एहसास हो जाए कि हाँ बनना है, तो इसके लिए ज़्यादातर प्राइवेट पार्टीज को ही बुलाते हैं और वो लोग अपना टेंडर फिल करते हैं। हम सभी ने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा ये भी कि ई निविदा या फिर ये टेंडर दिया जाता है रेलवे की तरफ से, PWD विभाग की तरफ से। तो जब भी हम न्यूज़पेपर में आप देखें तो ध्यान रखें कि वो 4th स्टेज है प्रोजेक्ट का। ऐसे रिलेटेबल करते चलेंगे तो पढ़ाई भी थोड़ा आसान होगी, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी क्लियर होते हैं, वर्ड बाय वर्डिंग्स, कितना आखिर करना है, कितने दिनों में काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं महीनों निकल गए, सालों निकल गए, तो ये वर्डिंग्स भी काफ़ी क्लियर होती हैं। और उसी दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रिंसिपल सारे इंश्योरेंस भी अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आखिर किस स्टेज में इंश्योरेंस अरेंज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन फेज इंश्योरेंस या तो वो कॉल फॉर टेंडर स्टेज में किए जाते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद अवार्ड दे दिया जाता है कि आखिर कौन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा या कौन इस काम को पूरा करेगा। तो ये चूज़ करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि कौन प्राइसिंग बेहतर बता रहा है, कौन ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा है, एक्सपीरियंस किसका अच्छा है, स्टाफ किसका वेल इक्विप्ड है, वेल मेंटेन्ड है, एंड कंपनी का नेम कैसा है। अगर प्राइवेट कंपनी का नेम अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट भी उसको ही जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं लैंड एक्विजिशन एंड साइट प्रिपरेशन। अब जैसे जैसे लैंड एक्वायर होने लगेगी तो अब लैंड देखकर काम वहाँ पर भी स्टार्ट करना पड़ेगा, साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरे लैंड को मेंटेन करना पड़ेगा, एक जैसा लैंड करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कुछ ऊबड़ खाबड़ हो, कहीं पहाड़ जैसा हो, कहीं कुछ एकदम प्लेन एरिया हो, तो वो भी पूरा मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को एक स्टोरी बताना चाहूँगा लैंड एक्विजिशन के नाम पे। नोएडा के पास एक शहर पड़ता है जेवर। तो जेवर में अभी सबको पता है काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जेवर में क्या हुआ कि जब लैंड एक्वायर होना स्टार्ट हुई तो लोग करोड़पति बन गए रातों रात, क्योंकि जो ज़मीन थी उनकी वो एकदम एयरपोर्ट के पास थी और उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी हो रखी थी, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, जिसकी किस्मत खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन के लिए साइट लेवलिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा एक साइट पे ऑफिस भी बनाना पड़ेगा एकोमोडेशन के लिए, ताकि थोड़ा बेहतरी हो सके, काम आसानी से चल सके। तो ये लैंड एक्विजिशन का पार्ट है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी। सपोज मशीन्स का ट्रांसफ़र करना है, कोई बिल्डिंग बननी है तो सीमेंट्स आएगा, आयरन आएगा, ब्रिक्स आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब जितने भी मरीन वाले हैं थोड़ा बहुत वो समझे कि ट्रांसपोर्टेशन में मरीन का भी काम कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। आगे चल के हम ऐसी पॉलिसीज़ भी पढ़ेंगे। और लास्ट स्टेज है हमारी साइट एक्टिविटीज़, कि साइट पे आखिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो लास्ट स्टेज आता है। तो ये वो है साइट एक्टिविटीज़ कि जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कुछ नया उद्घाटन हुआ, जैसे कि अभी चेन्नई एयरपोर्ट का नया उद्घाटन हुआ हो, किसी ने न्यूज़ में देखा हो, तो वो एच स्टेज यानी कि सेकंड लास्ट स्टेज हमारी आ जाती है साइट एक्टिविटीज़, ठीक है। देन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया बोर्ड पर जगह नहीं बची, डिफेक्ट्स एंड लायबिलिटी पीरियड आता है, जो कि 12 महीनों का होता है कि अगर उस दौरान प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो कॉन्ट्रैक्टर ने वो पे करना है। कॉन्ट्रैक्टर ने पे नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और हम सर्वेयर लोगों के लॉस असेसमेंट के बाद, यानी अपने ही लॉस असेसमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करती है डिफेक्ट एंड लायबिलिटी पीरियड में। ओके, तो यहाँ तक हमारा पूरा हुआ एक टॉपिक। इसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ें इस चीज़ को। एक सप्लायर वाला एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी नई पार्लियामेंट बनी है इंडिया में, उसको टाटा ग्रुप ने बनाया है। पर एक चीज़ तो हम ये भी जानते हैं कि टाटा ग्रुप सीमेंट तो बनाता नहीं है,
तो उनको भी कुछ चीज़ें बाहर से परचेज़ करनी पड़ेगी। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रिंसिपल अथॉरिटी इसमें, वो क्या करती है, सप्लायर्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में जाती है कि कौन कौन सप्लाई करेगा मटेरियल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोगों को समझ आया होगा। ये एक डेमो वीडियो था, ज़्यादा बड़ा मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया है, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप गूगल मीट पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।